तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इन चीज़ों को मापने के लिए, जैसे हमने इससे पहले एक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, उसको वो हमारा एम्पियर में आता था, उसको मापने के लिए जो उपकरण है और इसको मापने के लिए उपकरण है उनको कहते क्या है। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जो हमारा उपकरण यूज होता है मापने के लिए, उसको कहते हैं हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर, राइट। एम्पियर नापने के लिए एमीटर, और वोल्टेज नापने के लिए या वोल्ट नापने के लिए हमारा क्या आएगा? वोल्ट मीटर आता है। इस चीज को लिख लीजिएगा। एमीटर हमारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मान नापता है या विद्युत धारा को मापता है, और यहाँ पर हमारा जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को नापता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर से हमारा वोल्ट निकल के आएंगे, एमीटर से हमारे एम्पियर निकल के आएंगे। ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि वोल्ट मीटर किस काम में आता है, विद्युत धारा नापने के, पोटेंशियल डिफरेंस के, वर्क डन के, ऐसे करके आपको अदर ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन और कर देता हूँ कि जैसे कि जैसे जो हमारी इकाइयाँ होती हैं उनमें भी अलग अलग, जैसे अगर कहीं पर वैल्यू ऑफ करंट बहुत कम है तो क्या क्या हो सकता है। देखिए 1 एम्पियर को हम अगर क्या लिखना चाहें, मिली एम्पियर लिखना चाहें, तो 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर हम लिख सकते हैं? 1 मिली एम्पियर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ एम्पियर्स हो जाएगा। ठीक है, 1 × 10⁻³ अगर 1 माइक्रो एम्पियर में भी अगर आपको कहीं पर बोला जाए तो 1 × 10⁻6 एम्पियर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिए। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ये कितना कितना हमारा होता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर कहीं पर आपको, देखिए हमेशा याद रखिए, वोल्ट जो हम निकाल रहे हैं वो बेसिकली क्या है? कार्य किया गया किसके लिए? प्रति कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने के लिए। तो कार्य की हमेशा हमारी क्या होती है? जो हमारी इकाई होती है कार्य की, जूल में आती है। वर्क डन की हमेशा जूल में आती है ना। तो कहीं पर आपको क्वेश्चन में निकालने को भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में, कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट दिया हो कि 20 वोल्ट, मतलब एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, 20 वोल्ट क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस है, और कितने 2 कूलाम चार्ज को ले जाना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कितना कार्य किया गया होगा। तो ये हमारा V हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? Q हो गया। हमें W निकालना है, तो ये क्या होता है? V = W/Q होता है। Q को हम यहाँ ले आएंगे तो 20 × 2 क्या आ जाएगा हमारा? W आ जाएगा, जो कि हमारा 40 जूल आएगा। 40 जूल वर्क, इतना कार्य मेरे को करना पड़ेगा क्या करने के लिए? 2 कूलाम चार्ज को इतने पोटेंशियल डिफरेंस में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अगला यहाँ पर मैं जो आप लोगों को एक इमेज दिखेगी, ये इमेज हमारा बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो भी इलेक्ट्रिकल परिपथ होता है उस परिपथ में हमारे किस किस तरीके के सिंबल होते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखने लग गए होंगे। बस उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, फटाफट इनको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला सिंबल आप लोगों को दिख रहा है विद्युत सेल का। विद्युत सेल के लिए एक हमारा सिंगल होता है, एक हमारा प्लस चार्ज साइड प्लस टर्मिनल होगा, एक हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल हो जाता है। अगला, अगर हम लगातार 1 सेल 2 सेल 3 सेल को लगातार एक क्रम में लगा देते हैं तो वो क्या हमारी हो जाती है? वो हमारी विद्युत, मतलब जिसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी क्या है? एक तरीके से एक समूह होता है बहुत सारे सेलों का। ठीक है, तो उसे हम बैटरी कहेंगे। अगला हमारा जो सिंबल है, ये कुंजी के 2 सिंबल हैं। कुंजी के 2 सिंबल बहुत ध्यान से देखिए। अगर ऐसा खाली है तो यानी कि कुंजी खुली है, यानी कि ओपन है, तो इस समय विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होगा। अगर स्विच ओपन है, स्विच ओपन का मतलब आपके घर का स्विच एक तरीके से समझ लो ऑफ है। ठीक है, अगर ये बीच में बिंदु बना आ गया काला, तो यानी कि की क्लोज है। जब की क्लोज होगी या जो कुंजी है वो बंद होगी तो उस समय विद्युत धारा प्रवाह होगा, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट तभी चालू होगा। आप समझ लीजिए, आपने घर का बटन ऑन किया तो कुंजी का साइन ऐसा है तो पंखा चलेगा, और अगर बीच में कुछ नहीं है तो पंखा ऑफ है, मतलब कुंजी का साइन ओपन है तो पंखा नहीं चलेगा। राइट,
इसके बाद अगला साइन हमारा लेते हैं, अगर दो तारों के बीच में कोई कनेक्शन बन जाता है तो उसको इस तरीके से दिखाया गया है, जो हमारा अगला सिंबल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो तार संधि मतलब दो तारों को जोड़ दिया गया है। अगर दो तारों को जोड़ा नहीं गया है, एक तार दूसरी तार के ऊपर से निकल गई है, तो इस तरीके से कुछ बना हुआ है आपका अगला साइन, ठीक है। इसके बाद अगर कोई आपके सर्किट पे लोड है तो हम लोड को ज़्यादातर बल्ब से दिखा रहे हैं, तो बल्ब को इस तरीके से दर्शाया जाता है। इससे पहले भी एक मैंने सर्किट डायग्राम में बनाया था, आप लोगों को दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। इसके बाद कोई भी प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। उसके अगला वाला हमारा क्या है, रियोस्टेट, या फिर किसी प्रकार से अगर हम क्या कर रहे हैं, परिवर्ती प्रतिरोधक या फिर धारा नियंत्रक, मतलब करंट को कंट्रोलिंग करने के लिए हमने कोई अगर डिवाइस लगाया है तो दोनों तरीके के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस सिंबल को, ठीक है। तो रियोस्टेट के लिए हमारा साइन इस तरीके से रहेगा कि इसके ऊपर हम करंट की वैल्यू चेंज करते हैं, या फिर हम क्या है, प्रतिरोधक मतलब क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो ये लगाएंगे। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक की अगर वैल्यू को हम घटा और बढ़ा रहे हैं तो इसमें हम एरो का साइन लगा देते हैं, ठीक है। और अगर हम करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हम ये एरो ऊपर से नीचे लाते हैं, इस एरो को हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं जैसे रियोस्टेट में करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं अगला साइन हमारा, ये एम्पियर के लिए है, एमीटर के लिए है। तो एमीटर के लिए सिंपल साइन है हमारा, एमीटर के लिए कोई एक गोला बनाएंगे और उसके बीच में ए लिख देंगे, एमीटर हो जाएगा। उससे अगला हमारा वोल्ट मीटर है, वी बनाएंगे और उसके बीच उसके दाएं बाएं गोला बना के हम इसको दर्शाएंगे कि ये क्या है, ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये एक वोल्ट मीटर है, राइट। तो यहाँ पर ये साइन आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं, ठीक है। आप सभी को आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं सारे सिंबल, आपको इनको अच्छे से समझ लीजिए, चाहे आप इंग्लिश में समझे चाहे हिंदी में, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं, आपको मेनली सिंबल समझना है और उसे ध्यान में रखना है। बहुत आसान सिंबल है ये, क्वेश्चंस में डायरेक्टली आ भी जाते हैं। आपको सिंबल दिया होगा और उसमें नीचे 4 ऑप्शन में लिखा होगा ये किस चीज़ का सिंबल है, किस चीज़ का आरेख है, राइट। तो चलते हैं अगला टॉपिक समझते हैं अपना। तो दोस्तों अगला हमारा टॉपिक आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ओम्स का नियम। देखिए हुआ क्या, जब हमने वोल्टेज के बारे में समझ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ लिया, करंट के धारा के बारे में समझ लिया, विद्युत धारा के बारे में समझ लिया, तो यहाँ पर ये देखा गया ओम ने जो ये चीज़ ऑब्जर्व करी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई इनके बीच में क्या कोई आपस में संबंध है। तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे तो उनको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आता है हमारा कि जो हमारा किसी भी कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई प्रवाहक है, उसके दो सिरों के बीच में जो करंट का प्रवाह हो रहा है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, बेसिकली उसमें वो क्या होता है, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और हमारा जो करंट फ्लोइंग है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती, मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन करी, उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने आई और वी जब रखा तो देखा तो उनके बीच में स्ट्रेट लाइन निकल के आई। जब ये सरल रेखा आई तो उन्होंने ये निकाला कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, समानुपाती संबंध है। जब समानुपाती संबंध, अब यहाँ पर जब इसको हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, दैट इज इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक नियतांक आएगा, नियतांक आएगा। वो नियतांक हमारा क्या कहलाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये नियतांक हमारा R कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोधक, राइट। तो यहाँ पर जो ओम के नियम के अनुसार ये आया कि जो हमारा किसी भी प्रवाहक में के दो सिरों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके द्वारा बहने वाली जो भी विद्युत धारा है उसके क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा इस दो पॉइंट्स के बीच में, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बन के आ जाता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, या V इज इक्वल्स टू आर आई लिख देता हूँ मैं, इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आर आई हमारा फॉर्मूला हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल्स टू V ओवर आई। मतलब इसके अलग अलग फॉर्म में आप लिख सकते हो, जिस तरीके से भी आप याद रख पाएँ उस तरीके से लिखिए। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है या विभवांतर है वो क्या है, समानुपाती है विद्युत धारा के, राइट। अब यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस जो वैल्यू है, ये नियतांक
नियतांक जो होता है, इस नियतांक का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ओम है। इसका साइन मैं यहां पर फिर से बना दे रहा हूं। इसका एसआई मात्रक हमारा, इसका एसआई मात्रक या फिर एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, OHM, राइट। इसको सिंबल के रूप में ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहां पर भी हमारी वैल्यू लिखी होगी, अगर किसी रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाया गया है और उसके ऊपर 6 लिखा है तो ऐसे इसका साइन बना होगा, 6 ओम इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड आगे हमारे जो न्यूमेरिकल्स या किस तरीके से अलग अलग जो परिपथ होते हैं उन पे किस तरीके से क्वेश्चंस को, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। For more online courses, download Vedasri Learning app.